जो सेवा करता है, जो वास्तविक सेवक है, जिसको वास्तविक सेवक कहा जा सकता है, उसको कोई मर्यादा रहती है, वो मर्यादा से चलता है। काम करते सब लोग हैं, लेकिन कार्य करते समय मर्यादा का पालन करते हुए उसको करना, वो मर्यादा ही अपना धर्म है, वो मर्यादा ही अपनी संस्कृति है। उस मर्यादा का पालन करके जो चलता है वो कर्म करता है, लेकिन कर्मों में लिप्त नहीं होता, उसमें अहंकार नहीं आता कि मैंने किया, और वही सेवक कहलाने का अधिकारी रहता है। देश ने घोषणा कर दी है, अब की बार ये जो अहंकार है मोदी और शाह जी का, उनको खत्म कर दिया है। इसलिए प्रभु का न्याय बड़ा विचित्र नहीं है, बड़ा सत्य है। इसलिए जिस पार्टी ने भक्ति की, अहंकार आया, उसको 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी गुनाह। मेरे मन में आया कि अपना विचार क्या है, संघ कैसे चलता है। हम अपना कर्तव्य करते रहते, लोकमत परिष्कार का प्रतिवर्ष करते हैं, प्रति चुनाव में करते हैं, इस बार भी किया। आज हमने सुना कि इस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में पधारने के पूर्व प्रधानमंत्री जी ने कठोर व्रत रखा। जितना कठोर व्रत रखने को कहा था, उससे कई गुना अधिक कठोर व्रताचरण उन्होंने किया। मेरे पुराना उनसे परिचय है, मैं जानता हूं वो तपस्वी है ही। प्रधानमंत्री जी ने तप किया, अब हमको भी तप करना है। जो सेवा करता है, जो वास्तविक सेवक है, जिसको वास्तविक सेवक कहा जा सकता है, उसको कोई मर्यादा रहती है, वो मर्यादा से चलता है। काम करते सब लोग हैं, लेकिन कार्य करते समय मर्यादा का पालन करते हुए उसको करना, वो मर्यादा ही अपना धर्म है, वो मर्यादा ही अपनी संस्कृति है। लोकसभा चुनाव से पहले और चुनाव के बाद जब भी मोहन भागवत ने कोई बात कही, देश ने उस पर चर्चा की, विचारकों ने मंथन और राजनेताओं ने सियासत की। जब सरकार के कुछ कामों की तारीफ की तो संघ पर सरकार के जरिए एजेंडा चलाने के आरोप लगे। और अब जब बिना नाम लिए सच्चे सेवक की परिभाषा बताई है तो मोहन भागवत के बयान को संघ और बीजेपी के बीच बढ़ती तलखी के तौर पर देखा जा रहा है। संघ और बीजेपी का रिश्ता, एक संघ जो है भारतीय जनता पार्टी का मातृ संगठन है, एक पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो जब पेरेंट्स और बच्चों का जो एक रिश्ता होता है, वही रिश्ता संघ और बीजेपी का है। जिस तरीके के दोनों तरफ से बयान आए हैं, और जो हमने अभी लोकसभा का चुनाव है उसके में जो सक्रियता और यह कहें कि असक्रियता का माहौल देखा है, उसमें लगता है कि स्थिति सामान्य नहीं है। और उसका प्रकटीकरण जिस तरह से इंद्रेश कुमार ने किया, जिस तरह से मोहन भागवत ने किया, वो बताता है कि जो ये चुनाव के जो परिणाम हुए और उसमें जो बीजेपी की सीटें कम हुई हैं, उसको लेकर के बहुत नाराजगी है। आखिर मोहन भागवत के बयान पर इतनी चर्चा क्यों हो रही है? उनके बयान को मोदी सरकार के लिए नसीहत के रूप में क्यों देखा जा रहा है? बीजेपी की नीतियों का जब जिक्र होता है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की चर्चा जरूर होती है। कहा जाता है कि बीजेपी की लगभग हर नीति और हर बड़े फैसले में संघ की भूमिका होती है, दोनों साथ साथ चलते हैं। ऐसे में संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान के बाद सोशल मीडिया से लेकर कई मंचों पर लोग पूछ रहे हैं कि संघ और बीजेपी के बीच खींचतान चल रही है क्या? सब कुछ ठीक तो है? ऐसे सवालों का जवाब सियासी लोग हाँ या ना में दे सकते हैं, लेकिन मकसद समझने के लिए सही और सटीक विश्लेषण करना पड़ता है। इलेक्शन में जिस तरीके से
व्यक्तिवाद की बात हुआ, मोदी के गारंटी, मेरी गारंटी, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। तो ये जो मोदीमय हुआ, ये पुराने जो संघी लोग हैं वो, और जो नीचे लेवल के जो आरएसएस का जो वर्कर्स है, उनमें कहीं ना कहीं एक असंतोष का भाव था। 10 जून को आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने नागपुर में संघ के कार्यकर्ता विकास वर्ग समारोह के समापन के मौके पर अपने भाषण में 10 ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिनके इर्द गिर्द देश में बहस चल रही है। मर्यादा, सच्चा सेवक, अहंकार, दुष्प्रचार, सत्य, असत्य, बंटवारा, विचार, विकास और शांति। इन शब्दों के जरिए आरएसएस चीफ ने बिना नाम लिए 5 बड़ी बातें कही। उन्होंने सबसे पहले सच्चे सेवक की मर्यादा बताई और अहंकार से दूर रहने की नसीहत दी। मर्यादा का पालन करके जो चलता है वो कर्म करता है, लेकिन कर्मों में लिप्त नहीं होता, उसमें अहंकार नहीं आता कि मैंने किया, और वही सेवक कहलाने का अधिकारी रहता है। मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की भी गारंटी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। सबके मन में एक ही सवाल है कि शपथ ग्रहण के तुरंत बाद संघ प्रमुख ने ऐसा भाषण क्यों दिया। राजनीति के जानकार मान रहे हैं कि इन्हीं शब्दों को आधार बनाकर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने नई सरकार को आईना दिखाया है। यहाँ खास बात ये भी है कि संघ प्रमुख ने जो कहा, ठीक वही बात बीजेपी के बारे में देश का विपक्ष भी कह रहा है। भागवत और विपक्ष के बयानों में अहंकार शब्द कॉमन है। धीरे धीरे अहंकार आ गया। अहंकार की वजह से हुई भाजपा में अहंकार आ गया। ये जो अहंकार है, सरसंघ चालक मोहनराव भागवत जी ने भी यही बात कही कि लोक सेवक को अहंकार नहीं होना चाहिए। लेकिन 10 साल में हमने देखा इस देश में सिर्फ अहंकार ही अहंकार है। अहंकार है, ईर्ष्या है, बदले की राजनीति है, मिसयूज ऑफ पावर है, और ये सब बीजेपी की मातृ संस्था आरएसएस देखता रह गया। संघ की यदि विचारधारा को देखें, संघ के कामकाज के तरीकों को देखें, तो आपको आमतौर पर पता ही नहीं चलेगा कि संघ क्या काम कर रहा है। तो वहाँ यही भूमिका रहती है कि आपको सिर्फ काम करना है, और जो काम कर रहे हैं उसका क्रेडिट, उसका श्रेय भी नहीं लेना है, क्योंकि जैसे ही आप क्रेडिट लेते हैं तो अहंकार होता है। भारतीय जनता पार्टी को लेकर जिस रेफरेंस में बात की गई, तो उन्होंने कहा कि बहुत सारे नेता और कुछ बड़े चुनिंदा नेता इस तरह से काम कर रहे थे कि वो सेवक नहीं हैं। उनमें अहंकार था कि उनकी वजह से ही ये संगठन चल रहा है, पार्टी चल रही है, चुनाव जीते जा रहे हैं। मोहन भागवत के बयान को सरकार के लिए नसीहत इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि मोहन भागवत ने भी उसी मुद्दे को उठाया जिसको लेकर के विपक्ष पिछले 1 साल से मोदी सरकार को घेर रहा है, और वो मुद्दा है मणिपुर हिंसा का। हिंदुस्तान की सेना मणिपुर में एक दिन में शांति ला सकती है। चुनाव से पहले विपक्ष मणिपुर के मुद्दे पर ही अविश्वास प्रस्ताव लाया था। तब सरकार ने मणिपुर पर अपने स्टैंड को सही बताया था, लेकिन मोहन भागवत कह रहे हैं कि मणिपुर अभी तक जल रहा है। 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है, उसके पहले 10 साल शांत रहा। पुराना गन कल्चर समाप्त तो हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? प्राथमिकता देके उसका विचार करना ये कर्तव्य है। इस बयान को सरकार पर बहुत कड़ा प्रहार माना जा रहा है। तो क्या मणिपुर को लेकर सरकार के रुख से संघ खुश नहीं है? मोदी जी मणिपुर गए नहीं, ये कहीं ना कहीं संघ के जो पदाधिकारी है उनको ये जचा नहीं। और मणिपुर और पर्टिकुलर नॉर्थ ईस्ट में संघ का बहुत काम है, और मैती कम्युनिटी में तो बहुत ज़्यादा काम है। तो उनको लगता है कि कहीं ना कहीं ये इशू रिजॉल्व करना चाहिए था। एक बॉर्डर स्टेट है।
ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार ने काम नहीं किया। वहाँ पर गृह राज्य मंत्री थे नित्यानंद राय, वो काफ़ी समय तक रहे। अमित शाह जो होम मिनिस्टर है वो भी गए, लेकिन मणिपुर नहीं वहाँ पर शांति बहाल कर पाए, ना वहाँ पर सरकार कुछ कर पाई, बल्कि कुछ लूट भी हुई। वहाँ दो समाजों में, कुकी और मैतेई में जिस तरह का झगड़ा हुआ, आज भी मणिपुर जल रहा है। ये चिंता संघ प्रमुख ने जाहिर की है और उसमें वहाँ पर जो सरकार है वो भी एन बीरेन सिंह की है, जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से चल रही है। तो दोनों सरकारों पर उन्होंने चिंता जाहिर की और नाराजगी जाहिर की। मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगल सूत्र भी बचने नहीं देंगे। प्रधानमंत्री को आपने मैसेज भेजा है कि संविधान को आपने छुआ तो देखो हम आपके साथ क्या करते हैं। संघ ने ऐसे कई मुद्दों को चुनाव के दौरान ही पकड़ लिया था, फिर भी वो चुप रहा, लेकिन सुधार नहीं करवाया। मतलब साफ है, चुनाव प्रचार में संघ शामिल नहीं था। नतीजे आ गए तो अब बिना नाम लिए दुनिया को बता दिया कि राजनीति में क्या करना सही है और क्या गलत। एक विधान, एक निशान और एक प्रधान तक तो ठीक है, लेकिन एक विचार की जिद शायद अच्छी बात नहीं। जिस प्रकार प्रचार के दौरान हमारे करने से समाज में मनमुटाव बढ़ेगा, दो गठ बटेंगे, आपस में शंका संशय उत्पन्न होगा, इसका भी ख्याल नहीं रखा गया और विनाकारण संघ जैसे संगठनों को भी उसमें खींचा गया। टेक्नोलॉजी का सहारा करके असत्य बातें परोसी गई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत का एक हिंदू राष्ट्रवादी स्वयंसेवक संगठन है जो सनातन और समानता के विचारों पर काम करता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में सबसे अहम पद संघ प्रमुख या सरसंघ चालक का होता है। सभी उन्हें मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में मानते हैं। यही वजह है कि वक्त वक्त पर संघ प्रमुख राष्ट्र हित में उन मुद्दों को सामने रखते हैं जिससे समाज और राष्ट्र की उन्नति हो। संघ के एजेंडे को ही बीजेपी की लाइन मानी जाती है। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि जब भी बीजेपी संघ के एजेंडे से दूर होती है तो उसका प्रदर्शन प्रभावित होने लगता है। 2004 के लोकसभा चुनाव में क्या हुआ था? बीजेपी ने उस दौरान फील गुड और इंडिया शाइनिंग का नारा दिया था, लेकिन जब नतीजे आए तो बीजेपी हार गई। अयोध्या में भी बीजेपी को हार मिली थी और बीजेपी सत्ता से एक दशक के लिए बाहर हो गई। एनडीए सरकार 400 पार। 2024 के चुनाव में 400 पार का नैरेटिव गढ़ा गया। ऊपर से तो माहौल बन गया, लेकिन नीचे सच्चाई कुछ और थी। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने इस चुनावी हकीकत को भी सामने रखा है। उन्होंने संदेश दिया है, बदलाव जनता करती है, सिर्फ नारा लगाने से बदलाव नहीं होता। दुनिया का इतिहास देखिए, यही हुआ है। जब कोई परिवर्तन आया, समाज में आया, उसके कारण व्यवस्था में आया। नेतृत्व खड़ा हुआ, लेकिन नेतृत्व को समाज का प्रतिसाद मिलने के लिए समाज का परिवर्तन हुआ। फ्रांसीसी राज्य क्रांति में फ्रांस के गरीबों का असंतोष शिखर पर पहुंच गया था, इसलिए क्रांति की बात करने वालों के पीछे सारी जनता खड़ी हो गई। यही रशिया में हुआ है। हम एक देश के लोग हैं। संघ प्रमुख का ताजा बयान विपक्ष की पॉलिटिकल लाइन से मिलता है, क्योंकि जनता में असंतोष की बात विपक्ष ही करता है, इसलिए इस बयान पर विवाद होना लाजमी है। लेकिन राजनीतिक पंडित इसे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बयान के संदर्भ में भी देखते हैं। इस चुनाव के दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक इंटरव्यू में कहा कि शुरू में बीजेपी को संघ की जरूरत पड़ती थी, आज पार्टी खुद को चलाती है। नतीजे आए तो बीजेपी को सरकार बनाने के लिए सहयोगियों के सहारे की जरूरत पड़ गई। जानकार कहते हैं कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि चुनाव में संघ एक्टिव नहीं था, प्रचार की व्यक्तिवादी नीति से सहमत नहीं था। तो क्या संघ इसे भी बीजेपी की कमजोरी का कारण मानता है? जो संघ प्रमुख ने कहा उसमें इस सवाल का जवाब भी है। जो नड्डा साहब का बयान है उसका जवाब भी वहाँ पर दिया गया है। लेकिन संघ प्रमुख की चिंता खासतौर से चुनाव नतीजों को लेकर, चुनाव के दौरान जो व्यवहार किया गया वो भी, और पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में जिस कदर अहंकार बढ़ा, जिस तरह से पूरे व्यक्तिवादी राजनीति को चलाया गया, केवल एक ही नाम के साथ सब कुछ किया गया,
उम्मीदवारों, संगठन और सब चीज़ें पीछे छूट गई, वो बड़ी नाराजगी है। मुझको लगता नहीं कि जेपी नड्डा इसके लिए सक्षम थे, और अगर उन्होंने बिना चूक के कहा है तो जाहिर है कि इसके पीछे जो बड़े नेता हैं उनका समर्थन रहा होगा। तो ये जाहिर सी बात है कि तनाव देने वाली थी संघ को भी, और जो परिणाम आए वो अपेक्षित परिणाम निश्चित रूप से नहीं थे। बीजेपी और संघ की दूरियां कैसे बढ़ रही हैं, इसे एक और नजरिए से समझना जरूरी है। 2014 में बीजेपी के 66 मंत्रियों में से 41 संघ के बैकग्राउंड से थे। 2019 में 53 में से 38 मंत्रियों का संघ से रिश्ता रहा। लेकिन इस बार बनी मोदी 3.0 सरकार में बीजेपी के 60 मंत्रियों में से सिर्फ 21 ऐसे हैं जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे हैं। यानी बीते 10 सालों में आरएसएस बैकग्राउंड वाले 20 मंत्री घट गए। इसकी वजह नए लोगों की एंट्री भी हो सकती है। अब पार्टी में कई नए नेता ज्यादा प्रभावी हैं और पुराने खुद को हाशिए पर महसूस कर रहे हैं। इसका सबूत भी आपको दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल से दिलीप घोष का एक संदेश आया जिसमें उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के एक मैसेज का इस्तेमाल किया था। घोष ने लिखा था, एक पुराने को बचाने के लिए 100 नए कुर्बान किए जा सकते हैं, क्योंकि पुराने ही जीत दिलाते हैं। मोहन भागवत के बयान पर विपक्ष के नेताओं का अपना नजरिया है। इसके जवाब में बीजेपी के नेता अलग तर्क देते हैं, तो वहीं जो राजनीतिक पंडित हैं वो इसको सियासत से जोड़ते हैं। लेकिन सवाल तो ये खड़ा होता है कि आखिर संघ प्रमुख मोहन भागवत का जो संदेश है वो बीजेपी के लिए होता है या राष्ट्र के लिए? आरएसएस ने कभी भी, मेरे इतने साल के संबंध है, हम लोगों को न कभी इस प्रकार से काम करने के लिए कहा है। आरएसएस पहले से कहता है कि जिसका राजनीतिक इंटरेस्ट होगा वो उसकी मनमर्जी का मालिक है, उसको ठीक लगे तो काम करे, नहीं लगे तो ना करे। संघ की तरफ से इस प्रकार के कोई निर्देश होते नहीं। लेकिन ये भी सच है कि मोदी सरकार ने संघ के कई एजेंडों को अपनाया और पिछले 10 सालों में पूरा किया। राम मंदिर का निर्माण, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाना, ऐसे कई मुद्दों को संघ लंबे समय से उठा रहा था, जिसे मोदी सरकार ने पूरा किया। जनसंख्या कानून, यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे मुद्दों पर काम करना अभी बाकी है। सीए और एनआरसी की बात आई, वो भी कहीं ना कहीं एक सहमति है किस तरीके से उसके ऊपर काम करना चाहिए। लेकिन क्योंकि जो उनके ऊपर काम होगा वो सरकारी नियमों, कानूनों और व्यवस्थाओं के जरिए होगा, इसलिए सरकार उस तरह से काम करती है और संघ जो है उनको अपनी एक तरीके से सहमति देता है। देखिए, काशी मथुरा सहित जनसंख्या नियंत्रण और भी कई प्रमुख मुद्दे हैं जो कि संघ को अभी सामने दिख रहे हैं कि जिसको पूरा किया जाना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि संघ को अभी एक नाराजगी जरूर होगी बीजेपी से, क्योंकि संघ चाहता था कि जो शिक्षा व्यवस्था है वो दुरुस्त हो, वो भारतीय संस्कृति के अनुसार हो। संघ से जुड़े परिवार में जन्मे मोहन भागवत 74 साल के हैं। दादा नाना साहेब संघ के संस्थापक हेडगेवार के सहयोगी थे। पिता मधुकर राव प्रचारक थे और मां मालती आरएसएस की महिला शाखा की सदस्य थीं। मोहन भागवत खुद युवा अवस्था में ही संघ से जुड़ गए। पशु चिकित्सक के रूप में कुछ समय काम करने के बाद नौकरी छोड़ दी और आरएसएस के प्रचारक बन गए। बाद में महाराष्ट्र और बिहार में काम किया और एक मजबूत नेटवर्क का निर्माण किया। साल 2000 में सर कार्यवाह यानी महासचिव बन गए। मार्च 2009 में मोहन भागवत को आरएसएस का प्रमुख बनाया गया। उस वक्त बीजेपी सत्ता से दूर थी, कांग्रेस का राज था। तत्कालीन यूपीए सरकार का रुख संघ के खिलाफ था। ऐसी स्थिति में मोहन भागवत ने संघ परिवार का विस्तार करते हुए उसे और बड़ा संगठन बना दिया। भले ही संघ राजनीतिक संगठन नहीं है, लेकिन सियासी पंडित कहते हैं कि 2014 में आरएसएस के प्रयासों की वजह से ही बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। संघ के मुद्दों ने जनता के मन में राष्ट्र भावना को जगाया और उसी का फल बीजेपी को मिला। मोहन जी का अगर आप ग्राफ देखेंगे कि जिस तरीके से उन्होंने और सबसे बड़ी बात है कि वो सबसे गुरुजी के बाद वो सबसे यंगेस्ट सरसंघ चालक रहा। इतना लंबा पीरियड मिला। उनके ही पीरियड में
बीजेपी एक पैन इंडिया बहुत बड़ा पार्टी करके इमर्ज हुआ। तो ये तो मानना पड़ेगा कि ये सब मोहन भागवत का ओवरऑल संगठन में जो उनका पकड़ है, संघ पूरा आप देखेंगे 2014, 2019, 2024 ये तीनों इलेक्शन में जिस तरीके से संघ के लोग काम किया है, ये कहीं ना कहीं ये मोहन जी का ओवरऑल कुशल जो नेतृत्व है वो कहीं ना कहीं दर्शाता है। उन्होंने इंश्योर किया कि बीजेपी सत्ता पे आए। मैं ये कह सकता हूँ कि नरेंद्र मोदी के संग मोहन भागवत के संबंध कम से कम उससे बेहतर हैं जो अटल बिहारी वाजपेयी और के सुदर्शन के बीच में होते थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े लोगों का कहना है कि संघ प्रमुख के बयानों को राजनीतिक संदेश से ज्यादा राष्ट्र के संदर्भ में देखना चाहिए, क्योंकि आरएसएस का मूल भाव राष्ट्र प्रथम और हिंदू समुदाय को एकजुट रखना है। मोहन भागवत भी यही कोशिश कर रहे हैं और अपने अनुभवों से देश को चलाने वाले संगठनों का मार्गदर्शन कर रहे हैं, ताकि देश के सच्चे सेवकों में ना अहंकार रहे और ना ही झूठ के सहारे सत्ता हासिल करने की भूख।